तो विजय शर्मा जी, अब ये सवाल, क्योंकि आपने अब बाकी के स्पीकर्स के समय भी अपना हाथ उठाया और उस समय इस सवाल को लेकर ही आता हूँ कि बात धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की नहीं है, बात किसी और चीज़ की भी नहीं है। बात यह है कि एक पीड़ा है या एक प्रॉब्लम है जो कि है, एक्चुअल प्रॉब्लम है और पिछले कई सालों से है, वो हर साल रिपीट हो रही है। और लोग जो चाहते हैं, आप चाहे उन्हें युवा कह लें या उनसे जुड़े लोग कह लें, वो उस समस्या का समाधान चाहते हैं, वो एक भरोसा चाहते हैं। ये क्रिएट करना है सरकार को। वो कैसे होगा वो आप या आपकी सरकार ही बता सकते हैं। क्या आपको लगता है इस पूरी चीज़ को, चाहे वो फिर आप विपक्ष को ले लें या सीजेपी के प्रदर्शन को ले लें या जो लोग प्रदर्शन में नहीं भी आ रहे हैं, घर पे बैठे हैं, शायद आपको हमें अभी सुन रहे होंगे, लेकिन उनके मन में भी सवाल हैं या उनके मन में भी एक पीड़ा है, उसको कैसे एड्रेस करेंगे? देखिए विपिन जी, हम शुरू से गंभीर रहे हैं इस मामले में। आपने देखा होगा पहली बार ऐसा हुआ है, 2006 से पेपर लीक का मामला चल रहा है। पहली बार ऐसा हुआ कि एक हम कड़ा कानून लेकर आए। 3 साल से 10 साल तक की सजा का प्रावधान किसने किया? हमारी सरकार ने किया। हम संवेदनशील हैं किसी भी एंगल पे। जहां तक अभी सज्जन जी ने कहा, मैं इनकी बात से पूरी तरह से सहमत नहीं हूं, क्योंकि आपने देखा होगा वहां किस तरह से नारे लग रहे हैं। आरएसएस का क्या लेन देना? आरएसएस के खिलाफ सीता का हस्बैंड भगवान राम को गाली दी जा रही है वहां खड़े होके। ब्राह्मणवाद, ये क्या है भाई? आप मुझे बताइए। लिंगवाद, मेरी आजादी, लिंगवाद, लिंग और आपका दूसरी ऐसी बातें जो मैं यहाँ टीवी के ऊपर बैठ कर कह भी नहीं सकता। तो इस तरह की वहां बातें उठ रही हैं, वहां पे बैनर लगे हुए हैं, तो इसको कैसे कह सकते हैं? योगेंद्र यादव जी के बारे में कौन नहीं जानता? वो आंदोलनजीवी है, हर जगह पहुंच जाते हैं। तो कुछ लोग हैं, केजरीवाल वहां गए हैं, केजरीवाल के लोग हैं, केजरीवाल के लोग वहां घुसे हुए हैं, जो पत्थर लेके अराजक हैं। जिस तरह से वहां हिंसा फैलाने की कोशिश की है, मैं तो साधुवाद देता हूं दिल्ली पुलिस को कि उन्होंने इतने संयम के साथ इन लोगों को रोका। क्योंकि संसद में जाने से क्या होता? उग्र होती स्थिति, किस तरह के हालात बनते। तो उन्होंने संयम बरता, चोटें खाई, कई पुलिस अधिकारी घायल हो गए उसके अंदर। और आपने देखा होगा इतने दिनों से इनका आंदोलन था शांतिपूर्ण, किसी ने कुछ बोला क्या? कहा क्या? तो हम खुद चाहते हैं कि इसकी समस्या, जो समस्या है, इसका निदान हो। निदान करने पे लगे हुए हैं, लगातार लगे हुए हैं। सीबीआई जांच होती है और जो मेन इसके कल्प्रिट होते हैं उस तक पहुंचा जाता है, अंदर किया जाता है। आपने उत्तराखंड में देखा होगा, महाराष्ट्र में देखा होगा, छापे पड़ते हैं। तो थोड़ा समय लगेगा, धैर्य रखिए। इसकी जड़ के ऊपर जैसे हमने 370 किया ना खत्म, ऐसे ही इस बीमारी का उन्मूलन भी हम करेंगे। ये हमारे ही खाते में लिखा हुआ है। तो अब जिस तरह से सज्जन जी ने कहा कि ये तो आंदोलन था, अब ये देखिए आपके विजुअल दिखाए जा रहे हैं। कोई आंदोलन में बैठा हुआ जो छात्र होगा, वो कैसे किसी का सर फोड़ सकता है? इस हिंसा का कौन बचाव कर सकता है? कौन कह सकता है कि यह हिंसा जो ठीक है? लोकतंत्र में हिंसा का स्थान कहां है? बता दो मुझे। तो इस तरह की बातें हुई है, वहां हो रही है, लोग घुसे हुए हैं। ये आपकी, हमारी सबकी जिम्मेवारी है कि इस तरह के असामाजिक तत्व वहां ना घुसे, जो इस तरह की हिंसा में विश्वास रखते हैं, हिंसा करते हैं और इसके आंदोलन के पीछे इस तरह की वारदातें करने में लगे हुए हैं। राजनीतिक, अब आप यहाँ बोला गया कि राजनीति में किस तरह के आंदोलन हुए, भारतीय जनता पार्टी किए, भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस ने भी किया, वीएचपी ने भी किया, लेकिन हमने कभी राजनीति के लिए नहीं किया। राम मंदिर के लिए आंदोलन हुआ तो हमारे आडवाणी जी, उमा भारती जी, सारे लोग पहले से ही राजनीति में थे। उसके बाद में अशोक सिंघल जी कभी राजनीति में आए क्या? बताइए आप मुझे। कितने महंत, कितने हमारे साधु संत जुड़े हुए थे, कभी वो राजनीति में आए क्या? जो पहले से राजनीति में थे वो राजनीति में थे। तो हमने कभी राजनीति के लिए इस तरह के आंदोलन नहीं किए। हाँ ठीक है, अगर कहीं कोई किसी तरह की कोई खामी होती तो आप अपने सुझाव दीजिए। सरकार तत्पर है, तैयार है हर कदम उठाने के लिए। अभी आपने देखा होगा पीछे किस तरह से प्रधानमंत्री जी एयरपोर्ट के ऊपर बैठे थे, खुद निगरानी की उन्होंने। विजय जी ये देखिए, तो इस तरह के बातें, मैं अगर आपकी ये वाली बात मान भी लूं कि इस आंदोलन में साथ देने के लिए कुछ ऐसे लोग पहुंच गए जिनको आप कह रहे हैं कि अवांछित है या वो आंदोलन जीवी, मैं मान भी लेता हूं आपकी ये बात, लेकिन उससे समस्या तो खत्म नहीं हो जाती। अच्छा, आपने कहा कि आप समाधान कर रहे हैं, लेकिन सर पीड़ा ये है कि, क्योंकि मैं भी अपने आसपास बहुत बच्चों को देखता हूं, पीड़ा ये है कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, लगातार 5 साल से ये चीज़ चल रही है। आपको नहीं लगता कि इसका समाधान अब तक हो जाना चाहिए था या हो जाना चाहिए ही था? आप कहते हो कि आपकी सरकार बहुत प्रोएक्टिव है, तो फिर तो ये समाधान और जल्दी होना चाहिए था।
विपिन जी, ऐसा नहीं है। कानून किस नियत से लाया गया कि छोटी मछली पकड़ी जाती थी, बड़े लोग बच जाते थे। एक नेक्सस इसके पीछे है। उसके उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ था और ये लगभग हम खत्म करने के कगार पे है। जिस तरह से नक्सलवाद था ना, नक्सलवाद कितने 110 डिस्ट्रिक्टों में था। कितने दिन लगे? अगर किसी समस्या को खत्म करना, 2006 से समस्या है ये। 2006 से लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। तो आप एक दिन में कहेंगे कि एक दिन में खत्म हो जाएगा? हमारी समाज की, आपकी, हमारी सबकी जिम्मेवारी है। हम सब लोग समर्थन देंगे, सहयोग देंगे। कानून में हमने प्रावधान किया है। हम एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये फुल प्रूफ हो जाएगी। इस तरह की और कोई सुधार करने की कोशिश होगी तो मुझे लगता है सरकार करेगी, जरूर करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्यों नहीं हम करेंगे? लेकिन किसी तरह से हिंसा को इस तरह से न्यायोचित ठहराना या उसका बचाव करना, मुझे लगता है ये देश हित में भी नहीं है, लोकतंत्र के हित में भी नहीं है। कहीं भी किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं करनी जानी चाहिए और उसका बचाव नहीं करना चाहिए। अब ये देखिए, ये पुलिस वाले हैं, कैसे घेर कर मारा जा रहा है। अब बताइए मुझे। ये आज का सच है। इस तरह से घेर घेर के मारा जा रहा है पुलिस वालों को। उन्होंने क्या बिगाड़ा था? क्या नाराओं की जरूरत थी वहां पे आरएसएस को गाली देने की, ब्राह्मणवाद को या लिंग को? आप बताइए ना। तो कहां आंदोलन है? आंदोलन अगर आप कर रहे हो, अगर कोई आवाज उठा रहे हो, किसी तरह की कोई आप लोकतांत्रिक तरीके से बात कहना चाहते हो, कहो। किसने कहा है? ये आपका आंदोलन भी है, कोर्ट भी है, संसद भी है, आपके चुने हुए प्रतिनिधि भी हैं। किसी भी आप चैनल से जा सकते हो। किसी ने मना तो नहीं किया। कोई हिंसा हुई क्या? आप 15-20 दिन से आप देखेंगे लगातार वहां लोग चाहे कम थे, ज्यादा थे, वो अलग बात है। वहां किस तरह की हिंसा नहीं ठीक है, हुई। गॉट योर आज पॉइंट किस सर। तरह की हिंसा तो हुई है वहां? एक राय अंशुल जी से रहते हैं। अंशुल जी, विजय जी ये कह रहे हैं कि बच्चे तो थे, अपना काम कर रहे थे, लेकिन उसके पीछे पॉलिटिकल पार्टीज आ गई, पॉलिटिकल बैकअप आ गया, आंदोलन जीवी आ गए और उन्होंने उस का रुख दूसरी तरफ मोड़ दिया और आज जो हुआ उसमें वो लोग इन्वॉल्व थे जहां पुलिस पर भी अटैक हुआ। नहीं, ये तो हमेशा कहते हैं किसी भी आंदोलन को, कोई सच्चा आंदोलन हो, उसको अगर बदनाम करना है तो वो कहते हैं उसका राजनीतिकरण हो गया, कोई पार्टी आ गई, इसी तरह तो कहते हैं। और ये आपके बच्चे, आपके अपने युवा हैं, अपने छात्र हैं, उनको आप बदनाम करने में चले हैं। ये भाजपा की तो ये आदत है कि आंदोलन तभी हो सकता है जब आंदोलन उनके परिभाषा के मुताबिक हो। ऐसा होना चाहिए, उसमें नहीं कोई आना चाहिए, इस तरह के लोग आने चाहिए, उसमें आवाज, उसमें जो नारे लगने चाहिए इस तरह के लगने चाहिए, किस तरह का संयम होना चाहिए, अनुशासन किस तरह का होना चाहिए, ये चाहते हैं भाई। पूरे देश में यही चाहते हैं। लोकतांत्रिक जो प्रकरण है, लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है, आप किसी को, शायद आप किसी का बाइट सुना रहे हैं, लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है उसको कैसे उसका विनाश करना है ये पहले उन्होंने सोच लिया है। ये चाइना बनाना चाहते हैं। यहां पर चाइना की जो आर्थिक मजबूती है उसको तो आप कॉपी कर नहीं सकते, उसको तो लाइन पे आप ला नहीं सकते। यहां पर उत्पादन ठप है। आप यूपीए के समय, मैं तुलना करना चाहता हूं ना, बार बार विजय जी ने कहा, मैं उनका आदर करता हूं, वो एक प्रवक्ता है, अपनी बात कह रहे हैं, वकालत कर रहे हैं भाजपा की, कोई शिकायत नहीं उनसे। लेकिन वो उन्होंने तुलना की यूपीए के समय से। यूपीए में भी आंदोलन हुए थे, हमने इजाजत दी, बल्कि यूपीए के जो मिनिस्टर सड़कों पे आए, वहां से वार्तालाप किया, जो भी आगे हुआ हो। हमने चाहा था, पेट्रोल के प्राइसेस में हमने लोगों को, जो गरीब आदमी थे उनको महफूज रखा। उनको पेट्रोल के प्राइसेस अंतरराष्ट्रीय बाजार में इतने बढ़ गए थे, लेकिन फिर भी दिल्ली में डीजल की कीमत 50 रुपए थी, पेट्रोल की 70 रुपए थी। ये लोगों को जानना चाहिए। हमारा मैन्युफैक्चरिंग टू जीडीपी 15-16% था, वो जो अब भी है। और प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये 25% हो जाएगा, फीसदी हो जाएगा। अरे भाई, कहां से हुआ? आपने पूरी जो आर्थिक स्थिति है विनाश, बर्बाद कर दी, डिमोनेटाइजेशन से, जीएसटी से, लॉकडाउन से। यहां पर आवंटन नहीं किया, यहां पर शिक्षा और रोजगार, ये रोजगार में आपने ईएलआई स्कीम शुरू की थी। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं विजय जी से। यहां पर ईएलआई 11 साल बाद, सुधार की बात कर रहे, 11 साल बाद उनको होश में आया कि भाई बेरोजगारी यहां समस्या है, चलिए ईएलआई कोई इंसेंटिव लेड एम्प्लॉयमेंट करते हैं। 1 साल बाद कैबिनेट ने उसमें अप्रूवल दिया, 1 साल बाद। और अब मैं पूछना चाहता हूं कि कितनी नौकरियां है ना भाई ईएलआई स्कीम की। बेरोजगारी आसमान छू रही है, यहां पर लोग परेशान हैं, गैर बराबरी है यहां पर,
कूटनीति में आप विफल हैं, कहीं पर भी आप यहां पर सामाजिक तनाव है इतना ज्यादा हो रहा है, और राजनीतिकरण तो आपने धर्म का किया। आप कहते हैं धर्म के इसका कोई वास्ता नहीं, और बार बार हर इलेक्शन में धर्म का राजनीतिकरण कर रहे हैं, धर्मों का एहतराम नहीं कर रहे, मजहबों का एहतराम नहीं कर रहे। ये तो आपकी नीतियां रहती हैं, ये तो आपकी तबीयत है, यही तो आपकी फितरत है, और इसीलिए ये, और यहां पर नाराजगी है। ये नाराजगी अगर हर वर्ग इस ठीक है, मुझे ब्रेक लेना होगा। उससे पहले क्विकली विजय जी, आप कुछ रिप्लाई करना चाह रहे हो? अंशुल जी, मुझे समझ में आता है आपका चाइना प्रेम, चीन प्रेम है। आप विदेश में भी जाके प्रशंसा करते हो उनकी। आप जब गलवान में और जब डोकलाम में हमारी आमने सामने सेना खड़ी थी, तो आप वहां चाइनीज एम्बेसडर से चुपके मिल रहे थे। 2008 में आपकी पार्टी ने वहां उनके साथ पैक्ट किया नहीं किया चाइना के साथ? तो चाइना प्रेम तो आपके समझ में आता है, इसीलिए आपको सपने रोजगार में आप बोलिए ना विजय जी, देश के रोजगार बताइए, कितना रोजगार हटाया है आपने? प्रधानमंत्री जी को सुना नहीं? मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बोला था गरीबी इतनी कि संविधान को कोई हाथ नहीं लगा सकता मेरे रहते हुए। वो संविधान बदला भी गया, उन्होंने खुद हाथ लगा दिया भैया, भी गया आपके टाइम में, इमरजेंसी आपके टाइम में लगी। आपको पता है कितने करोड़ पीएफ खाते खुले हैं? अगर प्रोविडेंट फंड खुलते हैं तो कितने लोगों को नाराजगी क्यों है विजय जी? कितने, आप बताओ ना मुझे। आप 52 इतनी नाराजगी क्यों है? सरकार के इतने खिलाफ क्यों है? वो रोजगार आप बहस क्यों नहीं करना चाहते सदन में? जवाब बता दो ना आप मुझे, आप इसका जवाब बता दो। अगर नहीं, आप बता दो। आप यूपीए के साथ तुलना की विजय जी, आपका मैं सम्मान करता हूं, कोई बात नहीं है, मुझे बहस कर सकते हैं। अगर संसद में नहीं तो यहां बहस हो सकती है, कोई बात नहीं, मुझे आपकी बात सुननी है। लेकिन आप तुलना कर रहे हैं यूपीए से। आप बताइए कि यूपीए में और अब में क्या फर्क है? रोजगार आपने कौन सा दिलाया भाई? आपने एक ही बात बता दीजिए। ये आर्थिक विषय का चैनल है, ईएलआई स्कीम लेके आए थे। धैर्य से सुनिए, क्या फर्क है मैं बताता हूं आपको। धैर्य से सुनिए, मैं बताता हूं। 30% इलेक्ट्रिक इंजन थे हमारे पास रेलवे के, आज 99% है। कितने लाख डीजल डेली का बचता है? ये है। गांवों में कितनी बिजली थी? जिस दिन हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री थे पहले राजीव गांधी जी कांग्रेस के, उनकी हत्या हुई थी, मैं जहां फॉर्मूला 1 है नोएडा के गांव में गया था, और मात्र वो 25 किलोमीटर दिल्ली से, वहां बिजली नहीं थी। आज देश का कौन सा कोना है जहां बिजली नहीं है? बता दीजिए आप मुझे। आज कितनी बिजली में प्रोडक्शन हो रही है, कितना इलेक्ट्रिफाइड कर दिया हमने रेलवे, कितनी सड़कें बना दी। आम आदमी आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करे कि क्या एहसान कर दिया? मुझे लग रहा है विजय जी, अंशुल जी, अब तो ये जो बातचीत है ये बिल्कुल अब ऐसे तो अनवरत चलती रहने वाली है, कहीं और ही निकल जाएगी। लेकिन आज का मुद्दा थोड़ा अलग है। आज हम बात कर रहे थे संसद और सड़क दोनों जगह जहां पर एक विरोध दिखा हमें और गतिरोध दिखा, वो कैसे दूर होगा। एक छोटा ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं और ब्रेक के बाद थोड़ा कंक्लूसिव निकालने की कोशिश करेंगे कि जिन चीज़ों को लेकर ये सारा विरोध और गतिरोध है, और मैं थोड़ा सा इसमें से राजनीति को अलग रख रहा हूँ क्योंकि मुद्दा थोड़ा रियल है, थोड़ा पेनफुल है फॉर जनरल पब्लिक, एक आम आदमी के लिए, बच्चों के लिए, और उसी से रिलेटेड है। एक छोटा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इस बातचीत को आगे बढ़ाएं।